हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है अनोखी माँ। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी तो दौड़कर मीरा ने रिसीव उठाया। उसे पता था आज सबसे पहला फ़ोन उसकी बेटी का ही आएगा। दीदी जन्मदिन मुबारक हो। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ, मीरा की 2 बेटियाँ उसे दीदी ही बुलाती है। आज मीरा का जन्मदिन है। मीरा की 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी दिल्ली में और दूसरी बेटी छत्तीसगढ़ में रहती है। बड़ी बेटी आईएएस है और केंद्रीय विभाग में पदस्थ है। वहीं छोटी बेटी आईपीएस है और छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी इलाके में उसकी पोस्टिंग है। एक एक कर दोनों बेटियों के फ़ोन आए। उनसे बात करने के बाद मीरा को फुलवा याद आ गई। बरसों पहले की घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। गर्मी के दिन थे। फुलवा नहाकर निकली और गैलरी में खड़े होकर बाल सुखाने लगी। उसे बड़ी जोर की भूख भी लग रही थी। फुलवा को माँ के हाथ की बड़ी फरा और चीला की याद आ गई। हर दूसरे दिन घर में बनने वाले चावल के फरा खाने के लिए वह कितनी लालायित रहती थी। उड़दा बड़ा भी बहुत याद आ रहा था और बासी रात के बचे चावल से बनने वाला एक छत्तीसगढ़ भोज्य पदार्थ तो यहाँ नसीब ही नहीं। खैर, बाल सुखाकर वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। जिस घर में फुलवा को रखा गया है उसमें 2 तल हैं। रसोई नीचे वाले हिस्से में है। अभी फुलवा सीढ़ियों पर ही थी कि उसे संतोष दीदी और सन्नो की बातें सुनाई पड़ी। बात कुछ ऐसी थी कि सुनकर फुलवा के होश उड़ गए। संतोष दीदी, हाँ, फुलवा संतोष को दीदी ही तो कहती थी। यही संतोष तो उसे उसके गांव फूलपुर से दिल्ली ले आई थी रोजगार दिलाने। कितनी अच्छी है संतोष दीदी। हमारे परिवार की कितनी मदद की है इसने। मेरे माँ बाबा कितना यकीन करते हैं संतोष दीदी पर। तभी तो मुझे मेरी छोटी बहन छुटकी के साथ दिल्ली भेज दिया घर वालों ने। संतोष दीदी ने बताया था कि यहाँ घरों में काम करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। यदि मैं और छुटकी मिलकर कहीं काम करेंगे तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे और हमें घर परिवार के दिन फिर जाएंगे। फूलपुर, जहाँ की फुलवा निवासी है, बहुत ही पिछड़ा जातीय गांव है। रोजगार के साधन ना के बराबर है। बच्चे क्या बूढ़े क्या सब कुपोषित हैं। सिर में भी तेल डाला जाता है। ये यहाँ के लोगों को नहीं पता होता। अरे, उन्हें तो खाने के लिए भी कभी तेल नसीब नहीं हुआ। लोगों के शरीर से सूखी चमड़ी झड़ती रहती है। गांव की अधिकांश लड़कियों को संतोष दीदी रोजगार दिलाने दिल्ली ले आई हैं। फुलवा गहरी सोच में डूब गई थी कि अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। शायद सन्नो के हाथ से कुछ गिर गया था। रसोई का काम वही संभालती है। फुलवा जैसे नींद से जागी, उसने सुना कि संतोष सन्नो से कह रही थी कि चुटकी का सौदा तो मुँह मांगे दाम में तय हो गया है, लेकिन ये कलूटी फुलवा इसके सही दाम नहीं मिल रहे हैं। मैं 2 दिन और देखूंगी, नहीं तो इसे भी चुटकी के साथ भेज दूंगी। उसके एवज में जो मिल रहा है वही ले लेंगे। फुलवा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन सौदा शब्द का अर्थ वो जानती थी। उसे लगा सौदा तो ज़मीन का, सब्जी भाजी का, कपड़े लत्तों का होता है। ये मेरा और छुटकी का सौदा करने की बातें कर रही है। फुलवा को समझते देर नहीं लगी कि उसे और उसकी छोटी बहन को बेचने की बातें चल रही है। वह उल्टे पांव ऊपर की ओर भागी। छुटकी अभी सो ही रही है। फुलवा ने उसे उठाया। 7 वर्ष की छोटी सी लड़की छुटकी, अपने नाम की ही अनुरूप, गुड्डे गुड़ियों के खेल से बिल्कुल अपरिचित, स्कूल का तो मुँह भी नहीं देखा कभी, माँ की गोद से निकलकर बहन की गोद में बैठ दिल्ली आ गई थी। फुलवा कौन सी बहुत बड़ी उम्र की थी, लेकिन 13 वर्ष की फुलवा को दुनियादारी की थोड़ी समझ थी। उसने छुटकी को गोद में लिया। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती। संतोष और सन्नो अभी भी अपनी बातों में ही गुम थी। मौका का फ़ायदा उठाकर फुलवा घर के बाहर निकल गई। उसने गली में सरपट दौड़ लगाई और अपनी बहन को बगल में दबाए तब तक दौड़ी जब तक उसे एहसास नहीं हो गया कि वो बहुत दूर निकल आई है। क्या हुआ बेटा? सड़क पर खड़े एक बूढ़े आदमी ने फुलवा से पूछा। कुछ नहीं बाबा, हमें रेलवे स्टेशन जाना है, फुलवा ने कहा। बूढ़ा बोला, तुम दोनों तो इतनी छोटी बच्चियां हो, अकेले रेलवे स्टेशन क्यों जाना चाहती हो? फुलवा कुछ नहीं बोल पाई। आदमी समझ गया कि इन लड़कियों का कोई नहीं है। उसकी नीयत भी इन 2 छोटी बच्चियों पर बिगड़ गई। वो बड़े प्यार से बोला,
मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम्हें स्टेशन छोड़ दूँगा। ऐसा बोलकर वह गाड़ी लेने चला गया। फुलवा थी तो छोटी उम्र की, लेकिन थोड़ी देर पहले ही जो धक्का उसने खाया है उसने उसे एकाएक बड़ा बना दिया। वह समझ रही थी कि उस पर खुद के साथ छुटकी की भी जिम्मेदारियां भी थी। वह समझ रही थी कि उस पर खुद के साथ छुटकी की भी जिम्मेदारी थी। वह वहां से भी भागी। आदमी जब लौट के आया तो उसे कोई नहीं मिला। आखिर दिन भर भटकने के बाद पूछते पूछते फुलवा स्टेशन पहुंच ही गई। स्टेशन पर जहां फुलवा बैठी थी वहीं मीरा का परिवार भी मौजूद था। मीरा पेशे से आर्किटेक्ट है, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। वह बच्चा गोद लेना चाहती थी, लेकिन नियम इतने कड़े थे कि यह एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने जैसा था। उसके पति को बच्चा गोद लेना ही पसंद नहीं था, तो वह उस पचड़े में क्यों पड़ता। इसलिए उसने कभी बच्चा गोद लेने के लिए भी अप्लाई नहीं किया। मीरा बड़ी देर से दोनों बच्चियों पर गौर कर रही थी। फुलवा बिल्कुल किसी माँ की तरह अपनी छोटी बहन का ध्यान रख रही थी। यह देखकर मीरा बहुत प्रभावित हुई। उसने अपने पति शंकर से कहा कि क्या हम ऐसे ही किसी बच्चे को अपने पास नहीं रख कर पाल पोस सकते। शंकर बोला, पागल हो क्या? कहाँ के बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? क्या पता किसी गिरोह के सदस्य हैं। तुम भी बचकानी बातें करने लगी हो। अपने पति की प्रतिक्रिया सुनकर मीरा चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर मिला बूढ़ा बच्चियों को ढूंढते ढूंढते स्टेशन पहुंच गया। आखिर बूढ़े ने फुलवा और उसकी बहन को खोज निकाला। वह उनके पास पहुंचा तो उसे देख फुलवा सहम गई। मीरा की नज़र भी फुलवा पर लगातार बनी हुई थी। फुलवा की मासूमियत ने उसके मन पर गहरा असर डाला था। उसे बूढ़े और फुलवा के बीच चल रहे संघर्ष में वह भी कूद पड़ी। अरे कहाँ ले जा रहे हो बच्चियों को? छोड़ो छोड़ो। शंकर कुछ समझ पाते तब तक मीरा कूदकर फुलवा के पास पहुंच चुकी थी। मीरा के इस तरह से हस्तक्षेप करने से बूढ़ा सकपका गया। बच्चियां मीरा से चिपक गई। फुलवा बोली, ये आदमी हमें ज़बरदस्ती अपने साथ कहीं ले जा रहा है। झूठ क्यों बोलती है? मैं तो तेरा दादा हूँ ना बेटा। यह घर से गुस्सा होकर अपनी छोटी बहन को लेकर भाग गई है। बूढ़ा अपने बचाव में बोला। मीरा ने फुलवा की तरफ देखा। फुलवा कुछ बोलती इसके पहले ही मीरा ने कहा, देखो चाचा, तुम्हारी शक्ल और सूरत पहनावा से ये बच्चियाँ कहीं की भी मेल नहीं खाती है। दोनों बच्चियाँ खालिस किसी गांव की नज़र आ रही हैं और तुम शहरी लग रहे हो। अपने बेटे और उनके बच्चों को गांव में रखते हो और खुद शहर में रहते हो क्या? मीरा का बात सुनकर बूढ़े की बोलती बंद हो गई। इतने में आईपीएफ के जवान भी पहुंच गए। बूढ़े को समझ में आ गया कि आज पाला उल्टा पड़ने वाला है। वह भागा, लेकिन पकड़ा गया। बच्चियाँ मीरा पकड़कर को रोए जा रही थी। अन्य की भूखी तो थी ही, प्यार के लिए भी तरस गई थी। मीरा में उन्हें अपनी माँ नज़र आ रही थी। फुलवा बोली, दीदी आपने आज भगवान बनकर हमें बचा लिया। मीरा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा कि बेटा तुम्हारा घर माँ बाप कहाँ हैं? फुलवा ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। मीरा ने शंकर को पास बुलाया और बोली कि मैं माँ बन नहीं सकती, पर बच्चा गोद ले नहीं रहे, लेकिन क्या मैं एक माँ का फ़र्ज़ अदा कर सकती हूँ? शंकर को लगा कि मीरा कैसी पहेलियाँ बुझा रही है। वो बोला, मीरा हमारी ट्रेन आने ही वाली है और अब तुम ये मत कहना कि तुम इन बच्चों को पालना चाहती हो। तुमने इन बच्चों को बचाने के चक्कर में भी स्टेशन पर इतना बखेड़ा खड़ा किया, तभी मैं चुप रहा, लेकिन अब और कुछ नहीं। तो ठीक है, ट्रेन आएगी तो तुम अकेले ही चले जाना। मैं तो इन बच्चों के लिए जो करना चाहती हूँ आज ज़रूर करूँगी। शंकर को लगा कि बात बिगड़ रही है। वो नम्र होकर बोला, अच्छा बताओ क्या करना चाहती हो? शंकर, मैं इन बच्चों को इनके माँ बाप तक सुरक्षित पहुँचाना चाहती हूँ और आजीवन इनके खर्च उठाना चाहती हूँ। ये पढ़ लिख जाए, ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ। ये पलेगी अपनी माँ बाप के पास ही, लेकिन हम भी इनके अभिभावक बनकर ताउम्र इनका ख्याल रखेंगे। बोलो ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं इनके यशोदा बनकर ही माँ बनने की खुशियाँ मना लूँगी। मीरा की बात सुनकर शंकर का मन भी पिघल गया। मीरा और शंकर ने फूलपुर की टिकट ली, बच्चियों को सुरक्षित घर पहुँचाया और उनके खर्च जीवन भर उठाए। और हाँ, जो बेटियां मीरा से फ़ोन पर बात कर रही थी ना, वो कोई और नहीं, फुलवा और छुटकी ही थी। है ना हमारी मीरा बिल्कुल अनोखी माँ।